हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 विच इज लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हमने अब तक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। एंड अब बारी है कि कैसे ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, बट ऑक्सीजन कैसे ब्लड को प्योरीफाई करवाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर उससे पहले आप अब तक पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहां पे पिछले कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बॉडी में ऑक्सीजन को यूज करके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एंड वो ब्लड ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैला देता है लेके। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे एक एनिमल हो या प्लांट हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो मस्ट। ठीक है। तो जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फुल 24 आवर, बट एक जो प्लांट चाहिए, प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे भी 24 आवर ऑक्सीजन चाहिए होता है। बट वो क्या करता है, जब वो खाना बनाता है दिन के टाइम, तब वो क्या करता है, वो खुद ऑक्सीजन बनाता है एंड जो खुद का ऑक्सीजन खुद यूज कर लेता है एंड जितना यूज नहीं होता है उससे तो वो बाहर निकाल देता है हमारे यूज के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है। ठीक है, वो ही ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, कैसे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, उस ऑक्सीजन को कैसे ब्लड एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है। एक्टिविटी 5.6 में क्या बोला गया है? ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट्स और द अपर कोलम व्हिच कवर द गिल स्लिट्स। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गिल स्लिट को कौन कवर करके रखता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपर कोलम। ठीक है, एक्टिविटी में है, ऐसे करके मत छोड़ देना। थोड़ा सीरियसली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट आप छोटे छोटे चीज भी मार करना कि क्या बोल रहा है। बिहाइंड देयर आईज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। ओके, तो क्या होता है, जो गिल स्लिट्स होता है, माउथ होता है, ठीक है, वो पानी में कंटिन्यूअसली ओपन होता है एंड क्लोज होता है, ओपन एंड क्लोज होता है। At the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner. Yes, वो एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं। Count the number of times fish open and close its mouth in a minute. Compare this to number of times you breathe in and you breathe out in a minute. देखो ये तो पता नहीं कि कितने बार आप काउंट करना, जिस जिनके घर में भी एक्वेरियम है या फिर जो भी एक्वेरियम की दुकान में जा सकते हैं जहाँ पे फिश हो। ठीक है, तो वहां वहां आप जाके देखना कि कितने बार वो मुंह खुला कर रहा है, बंद कर रहा है। बट वो ऑब्वियसली हमसे ज्यादा ही बार ओपन करेगा एंड क्लोज करेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो बहुत होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, जो ऑक्सीजन अमाउंट इन एयर, एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। इसीलिए वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो बहुत स्पीड से क्लोज ओपन करेगा ताकि बहुत ज्यादा वाटर वो सेम टाइम में कंज्यूम कर सके एंड उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन को खींच सके। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Same वही चीज वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जो ऑक्सीजन होता है वाटर में, वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एयर। इसीलिए वो क्या करते हैं, वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, aquatic ऑर्गेनिज्म, वो ज्यादा, मतलब एक सेम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो उनका माउथ है वो कंटिन्यूअसली खुलता है बंद होता रहता है। फिशेस टेक टेक इन वाटर थ्रो देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो वो क्या करते रहते हैं, जो माउथ के द्वारा वो पानी लेते रहते हैं एंड फोर्सफुली गिल्स के थ्रू पास करवाते हैं ताकि वहां पे जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो खींच सके ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है क्या, कि जो एक एक्वाटिक एनिमल में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। एटमोस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेके यूज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास नेजल कैविटी है,
शायद किसी ऑर्गेनिज्म के पास नेजल कैविटी नहीं होता है, ठीक है। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है, तो सबके पास ऑक्सीजन खींचने के लिए एक सरफेस एरिया होता है जो जल्दी से ऑक्सीजन खींच सकता है, ठीक है। Then, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. तो क्या होना चाहिए? फाइन एंड डेलिकेट होना चाहिए वो सरफेस, क्योंकि उन्हें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है। The surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. Protected area में वो रहता है. In addition, there is a mechanism for moving the air in and air out this area where the oxygen is absorbed. तो एक बार तो एयर अंदर जाएगा, एयर बाहर आएगा, तभी तो वो खींच सकता है ब्लड के द्वारा हमारे जो एनवायरमेंट के एयर से ऑक्सीजन को। इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, वो देखेंगे। मैं पहले डायग्राम से समझा देती हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जाता है एंड कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये होता है हमारा नेजल कैविटी, नेजल पैसेज जो बोलते हैं, ठीक है। ये होता है नेजल पैसेज। देखो यहाँ पे मैंने जब डाइजेशन के बारे में बोला था, मैंने बोला था ये माउथ कैविटी है, एंड ये फायरिंग्स के बारे में मैंने बताया था। फायरिंग्स एक ऐसी जो ऐसी एक ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, एक ऐसी पार्ट है इस सिस्टम का कि जो बोथ एयर, देखो यहाँ से एयर आएगा एंड यहाँ से वाटर आएगा, सॉरी खाना आएगा, ठीक है। जो भी खाने की चीज हम खाते हैं तो सेम रास्ते से आएगा। देन ये जो यहाँ पे जो माउथ कैविटी है वो ओएसोफेगस इसके पीछे होगा ऐसे, ठीक है। वो ओएसोफेगस से निकल जाएगा एंड जो ये एयर होगा ये पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होगा, ट्रैकिया के ऊपर ही एक एपिग्लोटिस होगा जो कि हमें बचाएगा कि जो खाना है वो ओएसोफेगस के अंदर चला जाए, ट्रैकिया के अंदर ना आए, ताकि लंग्स में ना घुस सके, ठीक है। तो पहले क्या होता है, नाजल पैसेज से ऐसे एयर आता है, देन फायरिंग्स में, देन लायरिंग्स में। लायरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये याद रखना, लायरिंग्स किसको कहते हैं, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन बॉक्स जो हम बोल रहे हैं वो लायरिंग्स की वजह से लायरिंग्स में आता है। देन देखो ये वाला होता है ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया के अंदर आता है। देन ट्रैकिया भी डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकी ब्रोंकियल्स ये सब फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ट्रैकिया इधर तक जब डिवाइड हो जाएंगे तब ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स ये सब में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इतने तक ही ट्रैकिया, इतने तक। देन यहाँ पे ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स ऐसे करके और भी डिवाइड डिवाइड मतलब प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसे छोटे 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 डिविजन होते जाएंगे एंड आखिर में क्या बन जाएगा, ये छोटा सा अल्वियोली, ठीक है। जो होता है सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन फॉर फ्रॉम एनवायरमेंटल एयर, ओके, ठीक है। ये तो हो गया आपका लॉन्ग्स का जो डायग्राम। देखो एक आपका राइट लॉन्ग्स, एक आपका लेफ्ट लॉन्ग, ठीक है। ये हो गया आपका डायफ्राम जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं। ये हो गया आपका रिब्स जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है हर तरफ से, ठीक है। ये नीचे तरह, ये डायफ्राम कहाँ से करता है, नीचे से करता है, रिब्स पूरा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बोन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो सब मिलके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हम पढ़े ना कि जो हमारा एरिया है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होगा वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, ओके। वो अच्छे से प्रोटेक्ट करके अंदर बॉडी के पूरा अंदर जाके रहता है ताकि कोई हार्म ना पहुंच सके उससे। तो किस किस से ये प्रोटेक्टेड होता है, वो तो एक रिब्स से होता है, देन नीचे से डायफ्राम, ऊपर से यहाँ पे होता है स्टेरनम, हमारा जो मिडिल यहाँ पे एक होता है ना हड्डी, आप टच करके देख सकते हो, यहाँ पे एक हड्डी होगा स्टेरनम, पिछले पीछे की तरफ क्या होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, तो वो प्रोटेक्ट होके लंग्स के अंदर रहता है, ठीक है। ये होता है ह्यूमन में
जो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो वाला। देखो ये अल्वियोली को लार्ज करके दिखाया गया हुआ है यहाँ पे कि कैसे छोटे 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 सरफेस मतलब न्यूमरस में होता है अल्वियोली, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके एंड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में हमारा ऑब्जर्प्शन हो सके। ठीक है, देन क्या आ गया, चलो इतना तक हो गया। In human being, air is taken out into the in the body through the nostrils. वही nostril, nostril किसके द्वारा हम environment air हमारा body के अंदर जाता है, nostril. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. यहाँ पे क्या होगा, nostril के अंदर यहाँ पे fine air होगा। ठीक है, देखो यहाँ तक, इधर तक फाइन एयर होगा, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर जा रहे हैं वो नहीं नहीं जा सकते। ठीक है, वो नहीं जा सकते हमारे बॉडी के अंदर एंड हमारा जो तबीयत वो ठीक ठाक रहेगा। अगर ऐसे ही बाहर बाहर से ऑर्गेनिज्म जाएंगे या फिर कुछ कुछ खराब चीज हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन क्या बोला है, द एयर passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage. Okay, the passage is also lined with mucus which help in the process. तो mucus भी वहां पे होता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूकस भी होता है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। मैंने आपको पूरा रास्ता बता दिया, मैं लिखवा दूंगी कि कैसे कब कब मतलब कैसे कैसे अंदर अंदर जाता है वो, कौन से पास मतलब उसका नाम क्या है। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस एंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गई। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी सेप्ट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया लाइरिंक्स भी एक आपका कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, यहाँ पे भी एक सी सेप्ट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है। कार्टिलेज क्या होता है, मैं क्यों 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 बार बार कार्टिलेज का नाम ले रही हूँ, जैसा बोन होता है वैसा ही कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, बट बोन जैसा इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो बोन से थोड़ा स्मूथ होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है वहां पे, सॉरी, एक सी सेप्ट रिंग होता है, ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। सी सेप ही क्यों, राउंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब देखो आप थोड़ा इमेजिन करो तो देख सकते हो, अगर ये वाला हमारा क्या बन गया ट्रैकिया, तो यहाँ पीछे ही ओइसोफागस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सी सेप रिंग तो बन गया, आगे से लेके थोड़ा इमेजिन करो। देखो इस साइड में कोई भी सी सेप्ट कैटिलेजिनियस नहीं होगा। ठीक है, जब खाना यहाँ से आएगा, जब कभी कभी हम ऐसे खाना थोड़ा खा लेते हैं ना ज्यादा, तो जब ये वेव मूवमेंट ये होता रहेगा, क्या बोली थी मैंने कि वो पेरिस्टलिसिस जो होता है वो अगर यहाँ पर भी सी सेप्ट हो जाता तो वो मूवमेंट में हमें थोड़ा दिक्कत होता। इसीलिए यहाँ पे कौन सा कि देखो रिंग कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट, तो वहां पे सी सेप्ट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, जो कि एक तो कोलैप्स होना नहीं देता है। सी सेप्ट इसीलिए होता है ताकि एक साइड उसे ओइसोफागस को भी देना होता है, ताकि वो जो खाना का आने का जो मूवमेंट होता है वो ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, विद इन द लंग्स द passes divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure called alveoli. तो alveoli में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में जाके। सिंगुलर में उसे हम क्या बोलते हैं, alveolus, बट प्लूरल में उसे हम alveoli कहते हैं। The alveoli provide a surface which exchange of gases can takes place. तो alveoli कौन सा surface देता है, जहां पे ऑक्सीजन यहाँ से उसका जो ऑक्सीजन वो ब्लड को दे सके एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। तो गैसियस एक्सचेंज का जो सरफेस है उसे हम वो अल्वियोली प्रोवाइड करता है। The alveoli provide a surface where the exchange of gas can take place. The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. तो वहां पे क्या होता है, alveoli के वॉल में extensive network of blood vessels होते हैं, ताकि ब्लड alveoli से ऑक्सीजन ले सके। As we have seen, as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm, and the chest cavity become larger as a result. देखो क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको समझा देती हूँ।
देखो ऐसे अगर एक पर्सन को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उसका चेस्ट है, यहाँ पे रिब्स है, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, जब हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा अंदर क्या जाएगा, एयर एयर जाएगा। तो जब एयर जाएगा तो ऐसे हमारा जो रिब्स है वो ऐसे फूलेगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम ऐसे था, यहाँ पे डायफ्राम ऐसे ऐसे हो जाएगा, ताकि क्या हुआ, यहाँ पे जो वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ। एंड अगर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। आपने समझा? देखो, जब जब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आपने पढ़ा क्या, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, बट हमेशा वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो पी इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो ऐसे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसीलिए जो एनवायरमेंट से ज्यादा एयर आना पसंद करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब पहले, वेट में ड्राइंग करा देती हूँ, पहले जो एक पर्सन है उसके उसके अंदर देखो ये वाला रिप्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम था, एंड डायफ्राम ऐसे होगा, जब ये वाला अंदर ले रहा है तो ये रिप्स क्या होगा, थोड़ा लिफ्ट हो गया ऊपर इस तरफ, ये वाला रिप्स ऐसे ऊपर उठेगा, तो ऐसे ये हो गया। तो यहाँ पे जो डायफ्राम ऐसे था, यहाँ पे फ्लैटन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बहुत सारा वॉल्यूम बन गया ना। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो यहाँ पे एयर कम हो जाएगा, उतना ही अगर जगह बढ़ गया तो जो एयर है वो तो कम पड़ जाएगा ना, तो एयर ज्यादा आना पसंद करेंगे, ठीक है। देन जब हम एयर छोड़ देंगे, ठीक है, वहां यहाँ से अगर हम एयर छोड़ देते हैं तो सेम चीज, सेम प्रोसेस ऐसे ही नीचे आ जाएगा, एंड जो हमारा डायफ्राम है वो डोम शेप में वापस आ जाएगा। वही बताया गया है वहां यहाँ पे, कि जब हम ब्रीद इन करते हैं वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। ये याद रखना कि हम लिफ्ट लिफ्ट करते हैं हमारे रिब्स को, एंड डायफ्राम को फ्लैटन करते हैं, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। तो वो क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में एयर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एयर की कमी हो जाता है यहाँ पे, एंड बाहर तो एयर बहुत ज्यादा है, एंड वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एयर को जाने देता है बहुत इजीली। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सॉक्ड इनटू द लॉन्ग्स, तो लॉन्ग्स के अंदर आ जाता है, एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोली। तो जो एल्वियोली होते हैं उनके अंदर पैक हो जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी from release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood। तो ऐसा होता है कि जो alveoli के पास जब ऑक्सीजन जाता है तो alveoli के, हाँ, alveoli में ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाता है, एंड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ से लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके आया होगा उस वहां पे एक्सचेंज हो जाता है, एंड जो ऑक्सीजन जाएगा एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली के पास आ जाएगा, एंड अल्वियोली वो निकल के बाहर फिर से एनवायरमेंट में छोड़ देगा। And the oxygen in the alveoli air is taken up by the blood and alveolar blood vessels to be transported to all the cell in the body. During the breathing cycle, when air is taken in air let out, the lungs always contain a residual volume of the air, so there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. देखो कभी भी ऐसे नहीं होता है कि जो लंग्स में पूरा ही वॉल्यूम चला जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि बिल्कुल भी एयर नहीं है, कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम का एयर हमेशा होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एयर होता है, या आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये मतलब बहुत सारी चीज आप ऐसे पढ़ोगे जो यहाँ पे नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। देखो सिंपली ऑलमोस्ट खत्म हो गया। व्हेन द बॉडी साइज body size of animal is large, the diffusion process alone can take care of oxygen delivery to all the part of the body, of course।
हमारे बॉडी को लंग्स के पास तो पूरे बॉडी का ऐसा कांटेक्ट नहीं होता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए किसी का तो सहायता हमें जरूरत होता है ना। इंस्टेड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टिश्यू which are deficient in oxygen before releasing it। तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि वो ऑक्सीजन को लेता है, देन क्या करता है वो खुद लेके पूरे बॉडी में जहां जहां हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वहां वहां वो ऑक्सीजन का सप्लाई कर देता है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन में कौन है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो उसके पास एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द रेड ब्लड कॉर्पसल। कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा soluble होता है वाटर में देन ऑक्सीजन, एंड इज हेंस मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा, जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 20 to 25 टाइम मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये समझो कि वो 20 to 25 टाइम मोर सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन से। तो ये था कैसे आपका बॉडी में जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, कैसे हर सेल के पास हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं मेनली हम 20 टाइम, देखो बुक में 16 टाइम, 12 to 16 टाइम, कई कई बुक में लिखा जाता है कि 12 to 16 टाइम हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो 12 to 16 टाइम पर मिनट। बट जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 72 टाइम्स लिखा जाता है। बट एक्चुअली जो ब्रीदिंग टाइम होता है, ब्रीदिंग टाइम ये थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला चीज हो सकता है आपके लिए। आपको ये अब नहीं बोला जाएगा, जब मेडिकल स्कूल आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो ब्रीदिंग टाइम होता है, ब्रीदिंग टाइम को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हार्ट रेट मिल जाएगा पर मिनट। ठीक है, ये भी पर मिनट, ब्रीदिंग टाइम पर मिनट को 4 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगी हार्ट रेट। कभी ट्राई करना, ठीक है, ये चीज आप घर में प्रैक्टिकल करना कि कैसे ब्रीदिंग टाइम से 1 मिनट वेट करना, देखना आपके अंदर ब्रीदिंग टाइम आप कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, देन आप क्या करना, उसे 4 गुना करना और आपका हार्ट रेट उससे कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फैक्ट बताया गया है, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट of tobacco in the form of cigar, cigarette, bidis, hookah, gutka, etc. is harmful. Of course, harmful है. Use of tobacco most commonly affect the tongue, lung, heart and liver. तो जो जो मतलब ऑर्गन को वो टच कर रहा है उसे खराब कर रहा है। Smokeless tobacco is a major risk factor for heart attack, strokes, pulmonary disease and several form of cancer. Pulmonary disease मतलब इसको हम बोलते हैं pulmonary cavity, यहाँ पे होता है पल्मोनरी कैविटी। तो पल्मोनरी डिजीज, इस यहाँ पे अगर कोई डिजीज हुआ तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी डिजीज। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन द इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। गुटखा खाने से जो कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। तो वो खाना नहीं, सॉरी, टोबैको खाना नहीं चाहिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक एम्फाइसेमा एक डिजीज होता है जो स्मोकिंग के प्रोसेस से होता है, वो अल्वियोली को जाके डैमेज कर देता है एंड ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस होता है वो डाउन हो जाता है एंड क्या हो जाता है, एम्फाइसेमा। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। कौन मतलब हमने अभी पढ़ा कि कैसे कवर्ड होता है, तो किससे कवर्ड होता है, सिलिया से। द सिलिया हेल्प रिमूव जर्म, डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स। तो जैसे मैंने बोला हमारे बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर वो नहीं रहा। तो जैसे जैसे स्मोकिंग करते रहते हैं वो वैसे वैसे जो सेल्स होते हैं, वो सीलियाज होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दो, तो वो क्या प्रोटेक्ट करना बंद ही कर देंगे ना, प्रोटेक्ट तो नहीं हो पाएगा। एंड कॉज इन्फेक्शन, कॉफ एंड इवन लंग कैंसर। देखो, जो आपका जो बॉडी में यहाँ तक एल्वियोली तक वो कंडक्शन एरिया होते हैं, क्या करते हैं वो
एयर को लेके आते हैं अल्वियोली तक। ये होता है कंडक्शन एरिया। कंडक्शन एरिया में क्या होता है, जो हमारा जो एयर होता है वो तो एक तो डस्ट फ्री होता है, देन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को आता है, वहां से ह्यूमिडिटी चला जाए तो वो पूरे बॉडी के साथ जैसे एडजस्ट कर पाएगा, वैसे यहाँ तक वही प्रोसेस चलता रहता है कि कैसे ये एयर बाहर से जा रहा है, उसे हम प्रॉपरली एक बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके साथ फिट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस सिर्फ यहाँ हो रहा है, बट जब तक वो आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, इसी मतलब इस जितने भी एरिया है वो क्या करते हैं, वो एयर को पूरे प्यूरिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं हमेशा। तो चलो, इफ द अल्वियोलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट, तो कितना होगा, वो 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, इट वुड बी 80 मीटर स्क्वायर। Consider how efficient exchange of gas becomes because of the large surface available for this. तो हमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, इतना सरफेस एरिया होता है फॉर द एक्सचेंज ओनली। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lung. तो जैसे प्लांट करवा रहा है, जैसे कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ डिफ्यूजन के द्वारा हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर हम वैसे करते तो हमें कितना टाइम लगता, 3 ईयर, पूरे टोज से लेके हेड तक। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन? यस, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इसीलिए हम खुश हैं, जिंदा है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम पहले तो हम पढ़े कि न्यूट्रिशन, खाना से हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी कैसे मिलता है, ऑक्सीजन के द्वारा हमारे जो खाना होता है उसको एक प्रोसेस के अंदर जाता है एंड हमें हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है हर काम के लिए। बट वो ऑक्सीजन बाहर से कैसे उस जगह तक, सेल तक कैसे पहुंचता है, उसी बारे में हमने आज पढ़ा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज नोट बना देना, ताकि ये एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड में आपको समझा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।